हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुस्पार्क। सो लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्ता वन के बारे में, गुप्ता एम्पायर हम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट रूलर आते हैं समुद्रगुप्ता। तो माना जाता है समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता वन की अपने बेटे नहीं थे, अपने बड़े बेटे नहीं थे, ये छोटा बेटा था। उस टाइम पे क्या होता था कि बड़ा बेटा ही रूलर बनता था। बट क्या हुआ कि जो बड़ा बेटा था वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं था। दैट्स वाई चंद्रगुप्ता वन ने समुद्रगुप्ता को चूज़ किया। तो समुद्रगुप्ता जो है, इनका टाइम पीरियड है 335 से लेके 375 सीई का। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो समुद्रगुप्ता जो है वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को बहुत ही वास्ट एम्पायर बना दिया था उनकी स्किल्स की वजह से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। और उनका जो रीजन है उसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। अब एक एक हमारे पास है हिस्टोरियन है और उनका नाम है विंसेंट अर्थर स्मिथ। याद रखना इनका नाम, विंसेंट अर्थर स्मिथ। इन्होंने बोला था समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या बोला था इनको? नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब हमें पता कहाँ से चलता है कि समुद्रगुप्ता इंडिया में कोई रूलर थे? तो हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये एक अभिलेख है ना, इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शन, अभिलेख बोलते हैं जिसको। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, इस तरह के पिलर्स होते हैं। तो पिलर में क्या है, वो लिखा गया है समुद्रगुप्ता के बारे में। जैसे इसमें लिखा गया है समुद्रगुप्ता के बारे में, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्ता एक रूलर थे जो चंद्रगुप्ता वन के बेटे थे उनकी। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसको लिखा था हरि सेना ने। ये जो हरि सेना है, ये इनके दरबारी कवि थे, तो इन्होंने लिखा था इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन पे। जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं उनके कि किस तरह से कॉन्क्वेस्ट किया था या अचीवमेंट्स क्या क्या थी। नेक्स्ट हमें इनके पता चलता है कॉइन से। कॉइन भी किसी भी राजा के बारे में पता करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास सोर्स होता है। और उस टाइम पे मिले हमें गोल्ड कॉइन्स जो बताते हैं हमारे हमें मिलिट्री विक्ट्रीज़ के बारे में। और इन्होंने बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ किए थे। म्यूजिकल टैलेंट के बारे में बताते हैं, तो कॉइन से पता चलता है। और म्यूजिकल टैलेंट इसलिए क्योंकि जो उस टाइम के कॉइन है उसमें समुद्रगुप्ता को वीणा बजाते हुए बताया गया है। फिर है लिटरेरी और फॉरेन अकाउंट्स। जो फॉरेन अकाउंट्स है या हमारे इंडिया के अकाउंट्स थे, तो वहाँ से भी हमें पता चलता है। हमारे पास श्रीलंका के कुछ अकाउंट है जहाँ से पता चलता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन्होंने बनाए थे, मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए थे। जो अपने आसपास वाली शक्तिशाली कोई किंगडम होती थी बहुत ही, तो उनकी बेटियों के साथ जो है वो शादी कर ली जाती थी। इसको बोलते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। अब क्या है, थ्रोन पे कैसे बैठे थे, तो ये बताया कि चंद्रगुप्ता वन के बारे में। जो उनका बेटा था तो इसीलिए चंद्रगुप्ता का बेटा ही आगे सक्सेसर बनना था। होता ऐसा था कि बड़ा बेटा बनता था, बट क्या था कि बड़ा बेटा इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था। दैट्स वाई कि समुद्रगुप्ता को चूज़ कर लिया गया उसकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ की वजह से। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि पहले तो बड़े बेटे को राजा बना दिया गया था, बाद में उसको मार के तो राज्य को छीन लिया था समुद्रगुप्ता ने। तो दो दो इसमें विचार चलते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री कैंपेन्स। तो सबसे पहले हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से कि उसने मिलिट्री कैंपेन चलाया था। और ये जो मिलिट्री कैंपेन है, ये चलाया था नदर्न इंडिया के साइड पे। बहुत ही खूंखार रूलर थे, हर तरह की लूटपाट ये करते थे और डिफीट कर देते थे अपने जो रूलर्स होते थे, किंगडम्स होते थे आसपास के। तो नदर्न इंडिया को भी इन्होंने जीत लिया था। अपनी सुप्रीमेंसी वहाँ पे भी इन्होंने कायम कर दी थी। स्ट्रेंथन्ड इन्होंने अपने एरिया को किया था या गुप्ता एम्पायर को किया था। और वो स्ट्रेंथन किया था गंगा यमुना रीजन को जीत के। गंगा यमुना रीजन हमें पता है मगध वाला एरिया है। गंगा यमुना रीजन मीन्स जो मगध वाला एरिया, और बहुत ही पाटलिपुत्रा मगध इस वाले एरिया में तो आप समझो कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था। अब इसके बाद हमें दक्षिण पथा के बारे में पता चलता है। दक्षिण पथा क्या है, उस टाइम पे दो पथाज होते थे। पथ होते हैं रास्ते, ठीक है। एक था उत्तर पथा जो नदर्न वाली साइड है, एक था सदर्न इंडिया जिसको हम दक्षिण पथा बोलते थे। तो दक्षिण पथा के साइड पे भी इन्होंने जो है 12 रूलर्स को डिफीट किया था। 12 रूलर्स ऐसे थे जिनको इन्होंने डिफीट किया था और उसे अपने उसमें टेरिटरी में मर्ज कर लिया था। बहुत सारे तो ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने खुद ही उनको ट्रिब्यूट देना मान लिया। ट्रिब्यूट क्या होता है कि कोई राजा इस तरह से बोलेगा कि अब आप ऐसा करो, हमें तो रूल करने दो हमारे किंगडम पे, बदले में हम आपको ट्रिब्यूट देंगे, टैक्स दिया करेंगे रूल करने के बदले में। तो इस तरह से भी वहाँ पे भी इनकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा बन गई थी। हाँ, कुछ एक ऐसे रीजन थे जहाँ पे इनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी कंट्रोल करने में। लाइक अब एक और है फॉरेस्ट किंगडम जो है अटाविका स्टेट, ठीक है। ये फॉरेस्ट किंगडम थी जो सेंट्रल इंडिया में थी। दे एक्सेप्ट गुप्ता, और उन्होंने भी मान लिया था बाद में गुप्ता एम्पायर को और उन्हें ट्रिब्यूट देना स्टार्ट कर दिया था। मैंने भी आपको बताया कि ट्रिब्यूट होता क्या है। अब है फ्रंटियर स्टेट के बारे में।
तो बहुत सारी फ्रंटियर स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था गुप्ता एम्पायर की सुप्रीमेसी को। और ये कौन कौन सी स्टेट थी, जैसे नेपाल और श्रीलंका। इसके अलावा और भी कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने इसकी ऑटोनॉमी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। फिर फॉरेन रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशंस विद श्रीलंका, श्रीलंका के जो किंग थे मेघवर्ना, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, परमिशन मांगी थी कि वो उन्हें एक बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो बोध गया में बनाने दे। तो इससे हमें पता चलता है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी इंटरनेशनल प्रेस्टीज पे भी। जब इनसे ये चीज़ की परमिशन मांगनी पड़ती है कि आप रिलीजियस टॉलरेंस रखो, हमें बुद्धा मोनेस्ट्री बनाने दो बोध गया में, तो इनके बारे में पता चलता है। अब है इनकी इंपीरियल पॉलिसीज़। तो जो समुद्रगुप्ता है इन्होंने प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल इंपीरियल पॉलिसी रखी थी, जैसे 3-fold पॉलिसी थी या डायरेक्ट एनेक्सेशन था। ये क्या करते थे, या तो आप डायरेक्ट एनेक्सेशन कर लो, ठीक है, या फिर उन टेरिटरीज पे उनके किंगडम को रूल करने दो, उनके छोटे मोटे राजाओं को, और उनसे ट्रिब्यूट लो। तो इस तरह की उनकी एनेक्सेशन हुआ करता था। अब बहुत सारे ऐसे हमारे पास रूलर्स थे जिन्होंने इनकी सुप्रीमेसी को और अपने पॉलिसी को मेंटेन करते रहते थे, ये इनकी सुप्रीमेसी को मान लिया था। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो गुप्ता एम्पायर है इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा था। किंग जो है वो सुप्रीम पावर हुआ करता था, किंग जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी थी उस टाइम पे। बहुत सारे मिनिस्टर्स भी थे, बहुत सारे हाई ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है। हरि सिन्हा का नाम भी आपने याद रखना है दरबारी कवि में। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, एम्पायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जैसे एक एम्पायर है, ठीक है, एक एम्पायर है, ओके, ये हमारी एम्पायर है। अब एम्पायर को हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर है कि अकेले राजा को संभालना बहुत टफ हो रहा है, इसलिए क्या है इतने सारे पार्ट्स बना दिए। अब हर एक पार्ट में क्या है अलग अलग रूलर को बिठाएंगे, अलग अलग, जिसको गवर्नर्स बोला करते थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स को, और वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था। रेवेन्यू जो है वो मेन इनकम हुआ करता था जो इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर थी, लैंड रेवेन्यू दिया जाता था, जो लैंड रेवेन्यू है उसको बैकबोन ऑफ इकोनॉमी बोला जाता था। ट्रेड और कॉमर्स भी उस टाइम पे बहुत चला करता था, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड बहुत ज़्यादा चलता था। गोल्ड कॉइनेज जो है वो इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस हो गई थी, अर्बन डेवलपमेंट थी, टाउन्स जो है वो न्यू न्यू टाउन्स बन रहे थे, कमर्शियल सेंटर जो है वो गुप्ता एम्पायर बन चुका था। अब ये रिलीजियस पॉलिसीज़, तो पर्सनल जो फेथ है इनकी वो थे डिवोटी ऑफ विष्णु। इसके अलावा जो है इन्होंने अपने आप को अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था, दैट इज परम भगवता। अब अश्वमेघ यज्ञ भी ये करवाते थे, यजनास बहुत ज़्यादा करवाया करते थे, सॉवरेनिटी और पावर का ये सिंबल हुआ करता था अश्वमेघ यज्ञ। आपको पता ही होगा, जैसे हम बचपन में भी बहुत ज़्यादा देखते थे रामायण, उसमें भी अश्वमेघ यज्ञ होता था। तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा होता था राजा के पास, उसकी पूजा वूजा की जाती थी, यज्ञ होता था बहुत बड़ा, और जिस एरिया पे उस राजा घोड़े को छोड़ दिया जाता था, अब ये घोड़ा जिस भी एरिया पे जाएगा वो जो एरिया है वो राजा के अंडर माना जाता था। अगर किसी भी राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा, अगर किसी ने उसको पकड़ लिया, इट मीन्स वो चुनौती देता था राजा को कि मैं तुझे हराऊंगा या मुझसे तो लड़ाई कर, तो इस तरह का। अब जो है ये बुद्धिज़्म को भी रिस्पेक्ट करते थे, पीसफुल जो है वो एनवायरनमेंट रखा जाता है। पेट्रोन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, इसका मतलब है कौन कौन से आर्ट को या कल्चर को इन्होंने शरण दे रखी थी। तो जो समुद्रगुप्ता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्क्वायरर थे, बट ऑल्सो अ मैन ऑफ कल्चर। इनको कविराज भी बोला जाता है, इनको टाइटल दिया है किंग्स ऑफ पोइट। म्यूजिक जो है इनके कॉइन में वीणा बजाते हुए उनको बताया गया है। इंडिकेट मास्टरी ऑफ म्यूजिक, जो बताता है कि वीणा बजाना एक हर किसी की बस की बात नहीं है, मास्टरी चाहिए होती है तभी वो बजा सकते हैं। संस्कृत लैंग्वेज को इन्होंने पेट्रोन कर रखा था, लिटरेचर को, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाते थे, इवन कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है इनके, तो गोल्डन एज माना जाता है। कॉइन ऑफ समुद्रगुप्ता जो मेजर टाइप के थे वो थे आर्कर टाइप या बैटल एक्स टाइप, ठीक है, अश्वमेघ टाइप, फिर टाइगर स्ले टाइप, वीणा प्ले टाइप, हिस्टोरिकल, इस तरह के जो है इन्होंने ये कॉइन्स चला रखे थे। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी हिस्टोरिकल, तो ये हमें बताते हैं इनके अचीवमेंट्स के बारे में, इनके प्रैक्टिसेस के बारे में, इन्होंने किस तरह से आर्टिस्टिक एक्सीलेंस किया था उस सब के बारे में, ठीक है। अब आगे है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। एम्पायर बिल्डर कन्वर्ट गुप्ता किंगडम इनटू अ पावरफुल एम्पायर, ये चीज़ हमें बताता है। मिलिट्री जो जीनियस है, सक्सेसफुल कैंपेन करते थे, ठीक है, डिप्लोमेटिक थे ये, कल्चरल पेट्रोन इन्होंने रख रखा था,
जो हमें ये बताता है कि उस टाइम का ये गोल्डन एज था। अब है हिस्टोरियोग्राफी, तो जो हमारे पास है विंसेंट ए स्मिथ, जिन्होंने इनको समुद्रगुप्ता को बोला गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया, मैंने अभी बता दिया आपको ना। आर.सी. मंजूमदार ने भी इनको बोला है कि ग्रेटेस्ट एम्पायर थे हमारे इंडियन हिस्ट्री के एन शास्त्री ने बताया, इन्होंने प्रेज किए इन्होंने कि इनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी वो बहुत ही अच्छी थी। क्रिटिकल भी हम पढ़ सकते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था। तो मिलिट्री स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बहुत ही अच्छे थे, कल्चर को इन्होंने पेट्रोन कर रखा था, रिलीजियस टॉलरेंस थे, क्योंकि हम देखते हैं विष्णु को भी मानते हैं, फिर बुद्धिज़्म को भी आगे जाके ये फ्लरिश करने देते हैं ना, बोध गया में बनाने देते मॉनेस्ट्री। अब सदर्न साइड में भी इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल किया था, एम्पायर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और रॉयल अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन क्या है इसका कि हम देखते हैं समुद्रगुप्ता बहुत ही ग्रेट रूलर थे, इनकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, विजडम बहुत ज़्यादा थे। तो दैट्स वाई कि हम इनके काल को क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्ता के टाइम को, कि ये गोल्डन एज ऑफ इंडिया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू सो मच, लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।